क्या मौसमी बीमारियों का होना एक कोइंसिडेंस है? फरवरी 15 के बाद अगर आप दिन में सोते हो तो आप सबसे बड़ा नुकसान अपने साथ करते हैं। कफ बढ़ने लगता है, छींकें, खांसी, जुकाम ये होने लगता है, थ्रोट इन्फेक्शन होने लगता है, आपको हेडेक रहने लगता है, एनल रूट से ब्लीडिंग हो सकती है, उसको पाइल्स हो सकते हैं, बवासीर हो सकता है, जठराग्नि खराब तो पेट खराब, क्योंकि गर्म जल में शहद विष का काम करता है। हम कौन सी डाइट और लाइफस्टाइल रखें ताकि हम इन सब बीमारियों से बचे रहें? तो ये जो डिटॉक्स वाटर है ये आपके शरीर से कफ को बाहर निकाल देगा, आपका डाइजेशन अच्छा कर देगा, उबटन के साथ वो कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होता है। जैसे ही हम पानी पीना शुरू करते हैं हमें इसके चमत्कारिक इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। कड़कड़ाती ठंड में आप बीमार नहीं पड़े होंगे, पर जैसे ये ठंड जाने वाली होती है सबको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, वायरल फीवर, ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ होने लगती हैं। हर परिवार में, हर घर में ऐसा एक आदमी जरूर होता है जिसको ये बदलते मौसम से हमेशा कोई न कोई बीमारी होती है। लो इम्यूनिटी वाले लोगों को ये मौसमी बीमारियां जल्दी पकड़ती है, जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी ठीक है उनको ये मौसमी बीमारियां कम होती है। लेकिन इन मौसमी बीमारियों से बचा कैसे जा सकता है? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम इन मौसमी बीमारियों से बच पाएं, हॉस्पिटल्स के चक्कर से बच पाएं? बड़ा आसान उपाय आयुर्वेद बताता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या मौसमी बीमारियों का होना एक कोइंसिडेंस है? बिल्कुल भी नहीं। आयुर्वेद इसे कोइंसिडेंस नहीं मानता। आयुर्वेद कहता है कि बदलता हुआ मौसम अपने साथ एनवायरनमेंट में कुछ नए चेंजेस लेके आता है। बॉडी उन चेंजेस के लिए तैयार हो, इसके लिए आपको डाइट और लाइफस्टाइल में कुछ स्पेसिफिक चेंजेस करने होते हैं। वो चेंजेस कौन से हैं, कैसे करने हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इन मौसमी बीमारियों को आयुर्वेद किस नाम से बुलाता है। आयुर्वेद में इसे ऋतु संधि काल में बताया गया है। ये ऋतु संधि काल क्या है? ऋतु का अर्थ है सीजन और संधि का अर्थ है जंक्शन, यानी जाते हुए सीजन के 7 दिन और आते हुए सीजन के 7 दिन। ये टोटल 2 सप्ताह मिलके ऋतु संधि काल बनाते हैं। इस ऋतु संधि काल में जो ऋतु जा रही है या जो सीजन जा रहा है उसके डाइट और लाइफस्टाइल भी हमें धीरे 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 छोड़ने होते हैं, अचानक से छोड़ने नहीं होते। जो सीजन आ रहा है उस सीजन के भी डाइट और लाइफस्टाइल हमें धीरे धीरे अडेप्ट करने होते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपने अगर रेस बढ़ानी है तो आप धीरे धीरे गियर एक एक करके शिफ्ट करते जाएंगे। अगर आपने रेस घटानी है तो आप गियर छोटे करते जाएंगे, लेकिन आप धीरे धीरे उसे छोटा करेंगे। अगर आप अचानक से 5 से 1 नंबर गियर पर आ जाएंगे तो आपकी गाड़ी का इंजन धीरे धीरे खराब हो सकता है। ठीक वैसे ही अगर आप अचानक से अपनी डाइट लाइफस्टाइल में बहुत बड़ी तब्दीलियां लेकर आ जाते हैं, आप समझते नहीं कि पादांशिक क्रम क्या होता है या ग्रेजुअल विनिंग क्या होती है, यानी आदतों को धीरे धीरे छोड़ना या आदतों को धीरे धीरे अपनाना, ये क्या चीज़ें होती हैं, ये आपको जब नहीं पता होता तब आप इन सीजनल बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो ये ऋतु संधि काल जो फरवरी महीने के लगभग मिड से स्टार्ट हो रहा है और लगभग मार्च महीने के पहले सप्ताह तक ये ऋतु संधि काल जाएगा। इस ऋतु संधि काल में आपकी डाइट और लाइफस्टाइल कैसे ग्रेजुअली चेंज होनी चाहिए, ये देखने से पहले हम ये देखते हैं कि इस ऋतु संधि काल में बीमारियां होती क्यों हैं। इसका सबसे बड़ा कारण आचार्य चरक ने बताया है कि वसंते निचितः श्लेष्मा दिनकर आभा अभिरितः कायाग्नि बाधते रोगांस तत्प्रकृते बहुन। अर्थात ठंड में आपको भूख तेज लगती है, आप भारी भोजन करते हैं, आप गाजर का हलवा, गोंद पाक, मावा, खोया, ये सारी चीज़ें एक साथ खाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको भूख तेज लग रही है। लेकिन जैसे ही ठंड जाने वाली होती है अपने आप आपके शरीर में जो कफ बढ़ा हुआ या कफ जमा हुआ है वो धीरे धीरे सूरज के ताप से पिघलकर
आपके पेट में जा पहुंचता है, वहाँ पर आपकी जठराग्नि या आपके डाइजेस्टिव फायर को कम करता है। इसके कारण आपको भूख कम लगने लगती है या आपकी भूख कम होने लगती है। ये कम हुई भूख आपको धीरे धीरे मंदाग्नि की तरफ लेके जाती है, यानी आप जो भोजन ले रहे हैं अगर वो हल्का होगा तभी वो सही पचेगा। अगर आप यहाँ पर वो ठंड वाला भारी भोजन लेते रहे, जैसे कि खोया, मलाई, छेना, ये सारी चीज़ें अगर आप खाते रहे, अब ये वो नहीं पचाएगा। ठंड में यही जठराग्नि सारा भोजन पचा रही थी, लेकिन यहाँ पर कफ जठराग्नि के साथ मिल जाता है। कफ क्या होता है? कफ पानी का स्वरूप होता है, जल का स्वरूप होता है, और जठराग्नि अग्नि तत्व का स्वरूप होता है। तो जैसे ही आप अग्नि पर, जलती हुई आग पर पानी गिराएंगे तो क्या अग्नि नहीं बुझेगी? जरूर बुझेगी। ठीक वैसे ही आपकी जठराग्नि इस कफ के संयोग से बुझने लगती है, कम होने लगती है। तो करना क्या है वो हम डाइट और लाइफस्टाइल में देखेंगे। अब इसके बाद ये क्या चेंजेस आपके शरीर में लेके आती है? जैसे ही जठराग्नि मंद होती है, आपकी इम्यूनिटी कम होने लगती है, रोगास्तत प्रकृति में, यानी बहुत सारे रोग एक साथ होते हैं। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद ये मानता है कि सारे रोग आपके पेट से उत्पन्न होते हैं। जठराग्नि खराब तो पेट खराब, पेट खराब तो बाकी सारे रोगों के लिए एक वायरल बेड बन जाता है, एक ऐसी जगह बन जाती है जहां पर वो दोष अपना काम कर सकें। इसलिए धीरे धीरे आपके शरीर में कफ बढ़ने लगता है, छींकें, खांसी, जुकाम ये होने लगता है, थ्रोट इन्फेक्शन होने लगता है, आपको हेडेक रहने लगता है, कई लोगों को खासकर नाक बंद रहने लगती है। उसका एक स्पेसिफिक कारण ये है कि अगर आप नंगे पांव ठंडे फर्श पे चलते हैं तो अचानक से वायु का प्रकोप होता है, जिसके कारण वायु आपके सूक्ष्म स्रोतों से या आपके चैनल से निकलना बंद कर देती है या कम कर देती है, जिसके कारण आपको नाक बंद होने लगती है। ये सारी बातें आप आयुर्वेद के अनुसार समझ सकते हो। इसमें हम मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात नहीं कर रहे। तो अब इस ऋतु संधि काल में हम कौन सी डाइट और लाइफस्टाइल रखें ताकि हम इन सब बीमारियों से बचे रहें? आप जैसे ही सुबह उठते हैं, सबसे पहले आपको एक डिटॉक्स वाटर बनाना है। 2 ऐसी सिंपल हर्ब्स हैं, पहला मुलट्ठी, दूसरा गिलोय। इन दोनों को आपने 5-5 ग्राम की मात्रा में लेना है, या फिर गिलोय के 2-3 छोटे डंठल और मुलट्ठी के 2-3 छोटे डंठल, इन दोनों को आपने एक साथ थोड़ा सा दरदरा कूट के और आधा लीटर पानी के अंदर उबलने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही पानी उबलते हुए 250 ml बच जाए, इस पानी को आपने छान कर रख लेना है और थोड़ा थोड़ा करके 50-60 ml की मात्रा में सभी को घर में पीने के लिए देना है। अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको 10 से 20 ml की मात्रा में देना है। 1 साल से छोटे बच्चों को हम सिर्फ 5-7 ड्रॉप देंगे, उतना ही उनके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो ये जो डिटॉक्स वाटर है, ये आपके शरीर से कफ को बाहर निकाल देगा, आपका डाइजेशन अच्छा कर देगा। कई लोग यहाँ पर आपको इंटरनेट पर ये बताते हुए मिलेंगे कि ऋतु संधि काल में या जाती हुई ठंड में आपको त्रिकटु चूर्ण या काली मिर्च, सौंठ और पिपर, इनके चूर्ण से बनाया हुआ जो जल है वो पीना चाहिए। लेकिन मैं आपको इसकी सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि काली मिर्च और पीपर ये दोनों आयुर्वेद की बहुत ही पोटेंट मेडिसिन है। अगर किसी की तासीर गर्म है, पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति है, वो अगर काली मिर्च और पीपर एक साथ मिला के या त्रिकटु का चूर्ण पानी में डाल के उसका डिटॉक्स वाटर बना के लेगा तो उसको फिशर होने का खतरा रहेगा, उसको एनल रूट से ब्लीडिंग हो सकती है, उसको पाइल्स हो सकते हैं, बवासीर हो सकता है, उसको पेट में जलन रह सकती है, एसिडिटी हो सकती है, माइग्रेन हो सकता है। तो इसलिए आयुर्वेद की जो पोटेंट मेडिसिन है, जो किसी को नुकसान भी कर सकती है, उनको जनरलाइज्ड वे में वीडियो पर बताना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मैंने आपको जो 2 औषधियाँ बताई हैं, पहला गिलोय, दूसरा मुलट्ठी, ये दोनों सभी लोगों के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है, ये किसी को नुकसान नहीं करेगी। इसलिए जैसे ही हम मुलट्ठी और गिलोय का पानी पीना शुरू करते हैं, हमें इसके
चमत्कारिक इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारी जठराग्नि अच्छी होने लगती है, भूख तेज लगने लगती है और खाया पिया पचने लगता है। ये डिटॉक्स वाटर लेने के बाद कम से कम 1 घंटे तक हमें कुछ नहीं लेना और 1 घंटे के बाद 1 चम्मच शहद को नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी में, अब पानी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए और गर्म तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि गर्म जल में शहद विष का काम करता है। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि उष्णाय मधु मरणाय, गर्म किया हुआ शहद आपके शरीर के लिए जहर का काम करता है। तो इसलिए आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी पे 1 चम्मच शहद घोल के, और ये शहद वाला पानी जरूर लेना है। ध्यान रहे, ये ऋतु संधि का काल और आगे आने वाली जो बसंत ऋतु है, पूरा मार्च का महीना तक आपको ये शहद बीमारियों से बचाए रखेगा। अगर शहद का पानी नहीं लेना चाहते तो आधा चम्मच शहद को आप 1/4 चम्मच यानी चौथाई चम्मच मुलेठी के चूर्ण के साथ मिला के ले सकते हैं। ये भी आपको बीमारियों से बचाए रखेगा। जैसे ही आप ये शहद का पानी या शहद ले लेते हैं, इसके 1 घंटे तक आप कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट जो भी रूटीन में करते हैं वो करेंगे। अब इसके बाद ब्रेकफास्ट में हम कुछ हल्की चीज़ें लेंगे, जैसे पोहा है, किनोआ है या उपमा है, इडली है या मूंग की दाल और रोटी है। इस प्रकार की हल्की चीज़ें हम ब्रेकफास्ट में लेंगे। और इसके बाद लंच में हम एक विशेष चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इस ऋतु संधि काल में हमने अनकुक्ड सैलेड्स नहीं लेनी है। अगर आपको सैलेड्स लेनी है तो आप उन्हें थोड़ा सा उबाल लीजिए या गर्म पानी के अंदर रख दीजिए, ताकि उनका वात प्रकोप का जो टेंडेंसी है वो कम हो जाए। अधपकी या कच्ची चीज़ें इस ऋतु संधि काल में वात प्रकोप करती है तो गैस बनाती है। इसलिए जितनी आप कच्ची सलाद इस ऋतु संधि काल में इन 14 दिनों में खाएंगे, वो आपके शरीर में गैस बनाएगी। इसलिए आप सबसे पहले लंच के समय एक अनार खाएं, इससे आपके वायु का अनुलोमन होगा। और उसके तुरंत बाद आप गर्म भोजन करें। इसके बाद डिनर आप बहुत जल्दी करते हो अगर, तो वो भी न करें। 7 बजे से पहले डिनर इस ऋतु संधि काल में न करें। 7 से 8 के बीच में आप डिनर करें। डिनर बिल्कुल संतुलित होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गरिष्ठ और ना ही बहुत ज़्यादा हल्का। तो सबसे आइडियल डिनर जो है वो है मूंग की दाल और रोटी, और उससे पहले देसी घी का चूरमा, जिसमें आप देसी खांड डाल के और उसको थोड़ा सा मीठा कर लेते हैं। तो पहले चूरमा खाएं, उसके बाद दाल या सब्जी जो भी बनी है उसके साथ आप चपाती खाएं। ये आपका आइडियल डिनर यहाँ पर हो सकता है। आप जरूर ध्यान रखें कि घी का प्रयोग इस ऋतु संधि काल में जरूर ही होना चाहिए। तो डाइट की बातें हो गई, अब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल की। अपने शरीर पे नहाने से पहले तिल के तेल की मालिश की, ये वाली बात आपको विंटर वाले वीडियो में मिल जाएगी। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो जाकर आप विंटर वाला वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो में दिया हुआ है। और आप अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हर एक सीजन की छोटी से छोटी बातें बड़ी ही बारीकी से मैं आपको आयुर्वेद की दृष्टि से बताता हूँ, ताकि आप स्वस्थ रहें। तो विंटर के समय हमने तेल की मालिश की थी। जैसे ही विंटर जाने वाला होगा, फरवरी के 15 तारीख के बाद हम अपने शरीर पे जौ के आटे की उबटन करने लगेंगे। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि जैसे ही ठंड जाने लगे, जो ही खाओ जो ही नहाओ। यानी गुरुजी के कहने का भाव ये था कि जो शरीर में लघुता करता है, हल्का होता है, पचने में हल्का होने के कारण ये बहुत जल्दी पच जाता है और आपकी जठराग्नि को, आपकी पाचकाग्नि को ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता। इसलिए आपको जौ का आटा खाना चाहिए। और जौ ही नहाओ, इसका मतलब आप जौ के आटे की उबटन करेंगे। तो ये जौ के आटे की उबटन से क्या होगा कि आपके जो स्किन पोर्स हैं उनमें जमा जो कफ है और जो मल है वो बाहर निकलेगा, आपकी स्किन साफ होगी। और स्किन के साफ होने के साथ साथ आपका पेरिफेरल वैस्कुलर सिस्टम भी दुरुस्त होगा। इसके दुरुस्त होने के कारण इसका डायरेक्ट कनेक्शन
आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, उसके साथ होता है। तो इसलिए वो डाइजेस्टिव सिस्टम का सर्कुलेशन भी ठीक होगा, जिससे आपकी पाचकाग्नि बढ़ेगी, आपकी जठराग्नि बढ़ेगी और आपको वायु का अनुलोमन होगा। जिन लोगों को फरवरी के महीने में गैस रुकने लगती है, उनको जौ के आटे के उबटन से गैस पास होने लगेगी, गैस बाहर निकलने लगेगी। और जिनको कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, उबटन के साथ वो कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होता है। ये मज़ेदार चीज़ लगेगी आपको और बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ लगेगी कि उबटन तो आप शरीर पे कर रहे हो, लेकिन इसका इफेक्ट आपकी आंतों में कैसा आ रहा है, ये जरूर आता है। ऐसा आपके आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा हुआ है। वात और मल का अनुलोमन इस उबटन के कारण सही तरीके से होने लगता है। तो इस उद्वर्तन या उबटन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है नस्य। गाय के घी का 1 बूंद लेफ्ट नोस्ट्रिल में, 1 बूंद राइट नोस्ट्रिल में, ये हमने दिन के 9 बजे से लेकर और दिन के 3 बजे के बीच में कभी भी ये नस्य लेना है। सिर्फ 1 बूंद लेफ्ट और 1 बूंद राइट, इतना ही नस्य लेना है। इससे ज़्यादा नस्य अगर आपने लेना हो तो आपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है। जिन लोगों को सर भारी रहता हो या जिनको लगता है कि उनका शरीर कफज है, उनको कफ की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, उनको गाय के घी की बजाय अणु तेल का नस्य लेना चाहिए। सभी लोग अणु तेल का नस्य ले सकते हैं, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा फिशर रहे हों कभी, या माइग्रेन की प्रॉब्लम रहे हो, या जिनको लगता हो मुझे बहुत ज़्यादा पित्त प्रकोप की प्रॉब्लम रहती है, वो अणु तेल का नस्य ना लें, वो गाय के घी का नस्य लें। तो ऐसा करने से आपके नासावह स्रोतस में रुकी हुई वायु निकलने लगती है और आपको छींकें कम आना शुरू हो जाती है। अगर आपको छींकें बढ़ी हुई हैं तो अब आपको छींकें नहीं आएंगी और आपको थ्रोट इन्फेक्शन होना भी कम हो जाता है। इसके बाद जो लाइफस्टाइल में चेंज करना है वो ये करना है कि कई लोग ठंड के समय नहाना कम कर देते हैं या डेली नहीं नहाते हैं। ध्यान रहे, ऋतु संधि काल में अगर आप नहीं नहाए तो 100% आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जरूर होगी। आपको फीवर हो सकता है, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है। इसका कारण मैंने आपको पहले बताया हुआ है और मैं आपको फिर से बता दूं, ये सारी बातें हम सिर्फ आयुर्वेद के सिद्धांतों के आधार पर डिस्कस कर रहे हैं। इसको हम मॉडर्न सिद्धांतों के आधार पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जब आप इन दोनों चीज़ों को क्लब करने की कोशिश करते हैं, मिलाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो हम बात करते हैं अब आगे के लाइफस्टाइल की। आगे के लाइफस्टाइल में हमें दिन में सोना बिल्कुल बंद करना होगा। दिन में अगर आप ठंड के समय, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा तेज होती है, तो कई बार लोग दिन में सो जाते हैं, वहाँ पर ऐसा करना इतना अनुचित नहीं है। लेकिन जैसे ही ऋतु संधि काल आता है, फरवरी 15 के बाद अगर आप दिन में सोते हो तो आप सबसे बड़ा नुकसान अपने साथ करते हो, क्योंकि जैसे ही आप 15 फरवरी के बाद दिन में सोते हो तो कफ का प्रकोप होने लगता है। आपका शरीर बहुत ज़्यादा स्टिफ आपको लगने लगता है, भारी लगने लगता है, आपका सर भारी लगने लगता है, आपको ब्रेन फॉग होने लगता है, आपको इंडाइजेशन होने लगता है, आपको जॉइंट में पेन होने लगता है। ये सारी चीज़ें दिवा स्वप्न या दिन में सोने की वजह से होने लगती है। तो करना क्या है, अगर आपको बहुत तेज नींद आए तो आपने 5-7 मिनट की एक नैप ले लेनी है बैठे बैठे, या सोफे पे अगर आप आधा लेट जाएं आधा बैठे हैं तो इस तरीके से आप नैप भी ले सकते हैं। लेकिन आप पूरा जैसे सोते हैं उस तरीके से सो के, या 15-20 मिनट आधा घंटा सो के अगर आप दिवा स्वप्न करते हैं तो ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये आपको ऋतु संधि काल में अवॉइड करना है। तो इस तरह की लाइफस्टाइल हमें रखनी है। तो डाइट और लाइफस्टाइल की सारी बातें हमने जान ली। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल का जो चेंज हमें इस ऋतु संधि काल में करना है वो है व्यायाम या एक्सरसाइज। हमने एक्सरसाइज ठंड में छोड़ दी थी। ठंड में हम इनएक्टिव हो गए थे, लेजी हो गए थे, हम दिन में भी सो जाते थे, सुबह भी देर से उठते थे, व्यायाम हमने बंद कर दिया था। लेकिन ऋतु संधि काल में व्यायाम अगर नहीं किया तो आगे आने वाली जॉइंट पेन की प्रॉब्लम्स के लिए आप रेडी रहें, इम्यूनिटी लो होने की प्रॉब्लम के लिए आप रेडी रहें, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के लिए आप रेडी रहें। इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहते हो तो व्यायाम करना जरूर
इस ऋतु में शुरू कर देना। व्यायाम करना कैसे है ये हम आगे कभी किसी वीडियो में डिटेल में देखेंगे। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कम से कम 30 मिनट तक बहुत तेज चलना है, या आपको 5-5 मिनट या 3-3 मिनट की 2-3 बार रनिंग करनी है, थोड़ा कम तेज, फिर उसके बाद थोड़ा ज़्यादा तेज, और फिर उसके बाद तेज रनिंग। ऐसा 3-3 मिनट, 2-2 मिनट या 5-5 मिनट अपनी क्षमता के अनुसार आपने रनिंग करनी है। बीच में रुकना है, सांस लेना है, अपने शरीर को संभालना है, उसके बाद फिर रनिंग करनी है। इतना करने के बाद आपको थोड़ी देर तक अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करनी है, हल्की एक्सरसाइज करनी है, और उसके बाद आपको योगा करने के लिए बैठ जाना है। सबसे अच्छी योगा एक्सरसाइज जो इस ऋतु संधि काल में होती है वो होती है सूर्य नमस्कार। अगर आप सूर्य नमस्कार पहले से करते आए हैं तो इसकी रिपीटेशंस बढ़ा दें। और सूर्य नमस्कार आपको करना कैसे है इसके लिए हम पूरा एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन पहले हम इस बात को ध्यान रखें कि सूर्य नमस्कार कभी भी तेजी से नहीं किया जाता। बहुत ज़्यादा तेज स्टेप से सूर्य नमस्कार नहीं किया जाता। हर एक स्टेप पर आपको होल्ड करना होता है। आधा सेकंड, 1 सेकंड होल्ड करें, फिर उसके बाद अगला स्टेप करें। इस तरीके से आप 5, 7, 10, 15 इतने रिपीटेशन भी अगर आप सूर्य नमस्कार के दे देते हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है। छोटे बच्चे 2 या 5 बार भी अगर सूर्य नमस्कार कर लें उनके लिए भी वो सफिशिएंट है। ये सूर्य नमस्कार आपके शरीर के अंदर के स्रोतों में या अंदर के सूक्ष्म चैनल्स के अंदर फंसा हुआ कफ बाहर निकाल के और उसको शरीर से निष्कासित करता है, पसीने के साथ उसको बाहर निकाल देता है। इसलिए ये सूर्य नमस्कार बहुत ही उपयोगी और बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज या पावरफुल योगा है। इसके बाद हम भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। जिनको गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम है उनको भस्त्रिका नहीं करना, बाकी सब लोग भस्त्रिका कर सकते हैं। हल्का प्राणायाम करें, थोड़ी देर तक भ्रामरी प्राणायाम करें, और उसके बाद अब अपने जो डेली रूटीन है उसमें लग जाएं। तो इस तरीके से हमें डाइट और लाइफस्टाइल के ये चेंजेस इन 2 सप्ताहों की 15 फरवरी से लेकर लगभग मार्च के पहले सप्ताह तक के ये 2 सप्ताह हमें बीमारियों से बचाए रखेगा, हॉस्पिटल्स के चक्कर से बचाए रखेगा, और हमारे शरीर को ये जो धीरे धीरे डिग्रेड होता जा रहा है इसको रोकेगा, हमारी स्फूर्ति को, हमारी एनर्जी को बनाए रखेगा, हमारी ऊर्जा को बनाए रखेगा। इसलिए आप इन डाइट और लाइफस्टाइल के चेंजेस को बहुत अच्छे से दोबारा से रिपीट करके देखें, अपनी नोटबुक में लिखें और धीरे धीरे इन पर अभ्यास शुरू करें। अगर आपको इन सभी बातों से लेकर कोई भी डाउट आपके मन में रहा है या मेरे समझाने के तरीके में आपको कोई भी त्रुटि लगी हो तो आप वो सारी बातें मुझसे कमेंट में पूछें। मैं कमेंट में कही हुई सारी बातों को बहुत ही सीरियसली ध्यान से पढ़ता हूँ और आपको उसका जवाब भी आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार देता हूँ। आपको अगर मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, अगर आपने इसे अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया हो, तो आप इस वीडियो को सभी उन लोगों तक पहुंचाएं जो अब तक गलत डाइट और लाइफस्टाइल के कारण बहुत सारे बीमारियों का शिकार होते आए हैं, जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल खराब होने के कारण है। इसलिए ये एक बहुत ही सेवा का काम है जिसको आप सिर्फ एक शेयर बटन के माध्यम से कर सकते हैं।